तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली था पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से रिलेटेड, ये कि मेजर्स बताने और किस तरीके से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी मेरे ख्याल में हैम्पर कर रही है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी या इंस्टेबिलिटी, आप किस तरीके से इस सवाल को करेंगे। एज़ यूजुअल जैसे कि मैंने बताया कोटेशन लिखेंगे हम। कोटेशन है देयर कैन बी नो लिबर्टी अनलेस देयर इज़ इकोनॉमिक लिबर्टी। ये बेसिकली कोटेशन है मार्गरेट थैचर की। तो ये आपने इस तरह लिखनी है कि भाई बहुत रेलेवेंट कोटेशन बनती है, आपने एग्जैक्टली रेलेवेंट कोटेशन लिखनी होती है, नहीं तो अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू राइट एनी कोटेशन इफ़ इट हैज़ नो कनेक्शन विद योर क्वेश्चन। सिंस इंसेप्शन पाकिस्तान हैज़ बिन फेसिंग पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। आप जब भी क्वेश्चन करते हैं सवाल तो जनरलाइजेशन से सवाल को शुरू करेंगे, ठीक है। कोटेशन तो मैंने कर दी है ना, बाकी तो आप जनरलाइजेशन शुरू करेंगे क्या बात हो रही है। आगे बताएंगे हिस्ट्री टेल्स एज नो डेमोक्रेटिक पाकिस्तान हैज़ बिन विक्टिम ऑफ द अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस। तो डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी तो नहीं रही, हमेशा से डेमोक्रेटिक डिप्रेशन ही रहा है। तो ये एक टर्मिनोलॉजी डेमोक्रेटिक, बेसिकली डेमोक्रेटिक डिप्रेशन। यू हैव टू यूज़ फैंसी वर्ड्स, मैंने पहले भी बताया काफ़ी दफ़ा कि आपको जो है ना अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करने हैं ताकि पता चले कि यू हैव रेड थिंग्स। और इस तरीके से डिप्रेशन, ठीक है। तो खैर इसके बाद मैंने कोटेशन रेफरेंस क्या दिया है, बुक रेफरेंस दिया है मैंने एक यहाँ पे, किसका, इकोनॉमिक इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान बाय अकबर एस जैदी, ठीक है। ये बुक रेफरेंस इकोनॉमिक इश्यूज़, यू मस्ट हैव लिसन्ड दिस। पाकिस्तान हिस्ट्री टेल टू मेजर, इन्होंने बेसिकली बताया था 9 मेजर प्रॉब्लम्स बताए थे, जिसमें से 2 जो प्रॉब्लम्स थे ना वो आपके हिस्टोरिकली उसका वो रिलेटेड थे। उसमें एक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। उन्होंने हाईलाइट किया था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को, मैंने यहाँ पे बेसिकली रेफरेंस बनाया क्योंकि मेरा क्वेश्चन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के ऊपर है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर है। बुक का नाम आप देख लें, खैर ये पूरा रेफरेंस देंगे। फिर आगे आप लेके चलेंगे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ज़ाहिर प्रूफ करना इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी कैसे चल रही है पाकिस्तान में। फैक्ट्स देंगे, पाकिस्तान डेफिसिट चल रहा है 30 बिलियन का, एक्सपोर्ट्स बहुत लो हैं, इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए, ट्रेड डेफिसिट कम हो, ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, डेप्थ ज़्यादा हो गया, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा है, सर्कुलर डेप्थ जो है वो हमारा इतना ज़्यादा हो गया। सारे अलग अलग फैक्ट्स आप बताएंगे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2021 का जो आया था उसके अंदर से, ठीक है। ज़ाहिर है 22 चल रहा है तो 22-1 का ही चलाएंगे इकोनॉमिक सर्वे जो पिछले साल का होता, अगले साल का इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल की प्रोग्रेस दिखाते हैं उसके अंदर। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें अपडेट्स दे सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स से उठा के दे सकते हैं, जो भी आपको याद हो। तो इसके लिए रेलेवेंट ये है कि आप अपडेट करते रहें, करंट अफेयर्स पढ़ते रहें, उससे आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली पता चलती जाएंगी कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ वही बुक का मैंने आगे इसको थोड़ा सा एलेबोरेट किया, अकबर एस जैदी की जो बुक है इकोनॉमिक इशूज़ ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक इशूज़ ऑफ पाकिस्तान, ये इनकी बुक है। इसके अंदर इन्होंने बेसिकली 3 एराज बताएंगे, हिस्ट्री को डिवाइड किया 3 पार्ट्स के अंदर। वो ये है कि पहला है एरा ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, दूसरा है एरा ऑफ ट्विस्टिंग इकोनॉमी, एरा ऑफ प्रॉब्लमेटिक इकोनॉमी। सबसे पहला जो एरा ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन था ना उसमें बेसिकली ट्रिकल डाउन मॉडल यूज़ किया, ठीक है। ट्विस्टिंग इकोनॉमी के अंदर आपने एक नेशनलिज्म की तरफ चले गए, बेसिकली नेशनलिज्म का पॉइंट यहाँ आ जाएगा, पीपीपी का मॉडल जो है ना, ठीक है, पीपीपी का मॉडल कह सकते हैं इसको। फिर यहाँ पे आपका ट्रिकल डाउन मॉडल अयूब खान वाला आ जाएगा, ठीक है, लिबरलिज्म वाला। फिर आपने ट्विस्टिंग इकोनॉमी की तरफ चले गए, फिर यहाँ से आप नेशनलिज्म से आईएमएफ वगैरह के पास गए थे, बेनज़ीर साहिबा गई थी। उसके बाद लास्ट एक और एरा उसने बताया एरा ऑफ प्रॉब्लमेटिक इकोनॉमी, कंज्यूमर क्रेडिट मॉडल, ये आपका है, किसने, मुशर्रफ लेके आया था, मुशर्रफ एरा लेके आए थे, ये कैपिटलिज्म का। फिर क्रॉनिक कैपिटलिज्म 2013 से आया, नवाज शरीफ लेके आए। फिर रियासत मदीना 2018 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ठीक है, XPM। अच्छा, अब ये पूरा मैंने यहाँ बताया है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ओवरऑल हिस्ट्री के अंदर चलती रही है। यहाँ मैंने इसको फैक्ट फिगर से बताया कि ऐसा चल रहा है। फिर मैंने कोटेशन मतलब मैंने कोट किया अकबर एस जैदी को, हिस्टोरिकली ही हमारे साथ ये मसला चलता आ रहा है, कभी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ना कर सकें अच्छा, ये पॉलिटिकल पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इस वजह से नहीं हुई क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, ये वाला आर्ग्यूमेंट हमारा यहाँ पे चल रहा है। इसके आगे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ये देखो ना, मतलब कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना पड़ता है आपको
क्वेश्चन को आगे लेके चलने के लिए। ऐसे ही थोड़ी आप डायरेक्ट लिख देंगे मेजर्स टू सॉल्व, कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा उसको बिल्ड करना होता है और आपकी इतनी कैपेसिटी हो कि आप उसको लिंक कर सकें इन अ सीक्वेंस, एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस ऑल डेवलपमेंट्स इन रेलेवेंट टाइम, क्योंकि रेलेवेंट टाइम बहुत कम होता है और रेलेवेंट चीज़ें लिखनी होती हैं। तो आपको एक्स्ट्रा अगर ये चीज़ें डालनी है ना, तो आपको अपनी राइटिंग स्पीड तेज़ करनी होगी और साथ में तरीकाकार आना चाहिए आपको लिखने का, कि ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ्स नहीं लिखें, उसको शॉर्ट करके पॉइंट्स में लिखें, ग्राफ्स बनाएं, चार्ट्स बनाएं, जो जैसे आप कर सकते हैं यार, हाईलाइट करके आप उसको करें। ज़रूरी नहीं है लंबी लंबी कहानियाँ लिखनी है आपने, को एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपने जब चीज़ रेफ़र की और आप अपने आर्गुमेंट को बिल्ड करते हैं, बस इतना काफ़ी होता है, बस उसको जस्टिफाई करें। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यहाँ हमने बताया कि कोई पीएम मतलब आर्गुमेंट दे रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है पाकिस्तान के अंदर, यूँ ही आप शुरू करेंगे ना, मैंने तो ये की पॉइंट्स ऐड किए होते हैं, आप पैराग्राफ शुरू करेंगे, कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रही है, कोई अनडेमोक्रेटिक 3 दफ़ा डिक्टेटर्स ज़्यादा से ज़्यादा साल तो डिक्टेटर्स रूल करके चले गए हैं, ठीक है, अनडेमोक्रेटिक पार्टीज़ का इंक्लूजन हुआ है, हाइब्रिड सिस्टम के अंदर हमारा नंबर आता है, डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर हम 104 नंबर पर आते हैं हाइब्रिड रिजीम के अंदर। तो ये सारी बातें बताएंगे। फिर आप लिखेंगे कोई भी पीएम ने 5 साल पूरे नहीं किए, असम्बलीज ने किए थे 2013 के बाद से, 2008 के बाद से मार्शल लॉ लगे हैं फ्रीक्वेंट। आयशा जलाल की बुक को आप यहाँ रेफ़र करें, द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से उन्होंने बताया कि मार्शल लॉ लगे हैं, एक एक मार्शल लॉ को उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो आपने सिर्फ यहाँ रेलेवेंट एग्जाम्पल देनी, मार्शल लॉ को यहाँ कोटेशन करें, अपनी बात तो नहीं बतानी कि हम बोल रहे हैं मार्शल लॉ ऐसे हुआ, हम बोल रहे हैं भाई आयशा जलाल ने बोला है कि इस तरीके से हुआ, तो ये आप इस तरह चीज़ करें। फिर आप बताएंगे म्यूज़िकल चेयर्स चली हैं 1990s के अंदर पूरा, ठीक है, एक प्रॉब्लमेटिक इकॉनमी चलती रही है, पॉलिटिक्स के अंदर एक बिल्कुल अनस्टेबिलिटी चलती है, नवाज शरीफ आया, बेनज़ीर आई, फिर नवाज शरीफ आए, फिर बेनज़ीर आए, फिर नवाज शरीफ आए, फिर साहब जी फिर से मिलिट्री रूरल अपना लीडर आ गया। अच्छा, यही बताना है, पोलराइजेशन रही है, हेट स्पीच रही है, प्रोपागेंडा चलता ही रहा है, एक दूसरे के बाद में बिल्कुल रेडिकल हो जाते हैं ये लोग सारे पॉलिटिकल, इसलिए इंस्टेबिलिटी है। पार्लियामेंट्री डेडलॉक रहा है 2018 से, तो हमारा बिल्कुल ही नो पॉलिसी, कोई पॉलिसी नहीं चल सकी। तो ये आपने पूरा आर्ग्यूमेंट को बिल्ड करना है। पहले बताया कैसे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी चल रही है, फिर बताया कैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है। अब जो क्वेश्चन में उसने पूछा था कि प्रैक्टिकल स्टेप्स बताएं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को अचीव करने के और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हमारा ये इशू बनी हुई है दोनों चीज़ें। इसने कोई ये लिंक नहीं किया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बताएं कैसे होगी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे अच्छी हो जाएगी। उसने बताया कि कैसे वेज बताएं जो कि हमें ये दोनों इंप्रूव कर सकें। तो हम बेसिकली वेज देखते हैं जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें आप यार अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप इंसान का अपना तरीकाकार है। अच्छा, यहाँ हमने सबसे पहले मैंने लिखा है अर्जेंट नीड फॉर द चार्टर ऑफ इकोनॉमी। बेसिकली चार्टर ऑफ इकोनॉमी जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था 2007 के अंदर, पीपी और पीएमएलएन के अंदर नवाज शरीफ थी और बेनज़ीर थी, उनके दरमियान हुआ। उसके बाद से अभी तक कोई मार्शल लॉ नहीं लगा, कोई डिक्टेटर ने रूल नहीं किया। तो दैट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हैड उसने अपने रिजल्ट्स को लेके आया वो सामने, ठीक है। तो हमें ज़रूरत है इकॉनमी मस्ट बी कंसीडर्ड एज द इशू ऑफ दी बाय ऑल पार्टीज़, और यहाँ आप लिख सकते हैं इकॉनमी कैन बी कंसीडर्ड एज द इशू ऑफ सिक्योरिटी, जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर लिख दिया गया है, बता दिया गया है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी मस्ट रिमेन एट द कोर ऑफ एवरी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक है। जियो पॉलिटिक्स का वो जो विजन है वो सारा आप इंक्लूड कर सकते हैं। बेसिकली आपने अपने आर्गूमेंट्स देने कि क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है। फिर बताएं इकोनॉमिक पॉलिसी मस्ट सस्टेन इन आइदर गवर्नमेंट सस्टेन और नॉट, बट योर पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी मस्ट बी कंटिन्यूड। यहाँ पे आप फिलीपींस की एग्जांपल दे सकते हैं। फिलीपींस की मैं बता देता हूँ, यहाँ नहीं लिखता मैं। बेसिकली फिलीपींस हैव डन दिस इन 2004 के एंड में, 2005 के अंदर बेसिकली उनको जाना पड़ रहा था IMF के पास। दे वर एट द ब्रिंक ऑफ अ कोलैप्स एंड देयर इकोनॉमी वाज शैटरिंग एंड दे आर इन डायर नीड ऑफ एन लोन प्रोग्राम, जो कि वो जा रहे थे एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की तरफ, ठीक है। दे हैव कंडक्टेड अ रेडिकल रिफॉर्म्स। उन्होंने क्या किया, जो उनका लीडर है, अब एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उन्होंने बेसिकली ये किया कि भाई हम सारे मिलके बैठेंगे, एक पॉलिसी बनाएंगे, पूरी स्टेट पूरी नेशन साथ खड़ी होगी और उनको एक रेडिकल जो एक्सट्रीम स्टेप्स हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना होगा, लोगों को साथ चलना पड़ेगा, कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने क्या किया, दे हैव अपॉइंटेड इकोनॉमिस्ट, ठीक है, इकोनॉमिस्ट उन्होंने अपॉइंट कर दिए इन पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। वो हुआ ये कि ज़ाहिर है फिर उन्होंने हार्श मेजर्स लिए, कोई सब्सिडी नहीं दी, कुछ नहीं दिया, सारों को फिर फेस करना पड़ा। मुल्क को तो मुश्किल वक्त तो देखना पड़ता है इन ऑर्डर टू एक्सेल। और वही वाली बात है, आपको पता है ना ग्राफ किस तरीके से ऊपर आता है, एक दफ़ा जब नीचे आ रहा हो स्टेट का, एक दफ़ा जब
पूरा वो टच करता है ना ग्राफ का नीचे, फिर वहाँ से राइज होता है। इंडिया का ऐसे हुआ, फिलीपींस देख लें, सिंगापुर देख लें, जापान देख लें, और कौन सा नहीं है। पाकिस्तान का भी कहते हैं कि अभी ये बिल्कुल लीस्ट आ रहा है, अब यहाँ से ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा खैर, ये हो गई एक मेजर्स बता दी हमने कि क्या कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप बता रहे हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी मस्ट बी कॉल्ड एज ए नेशनल सिक्योरिटी। खैर ये वाला जो ऊपर मैंने पॉइंट बताया इसको आप यहाँ लिख दें। नेशनल सिक्योरिटी इशूज़, यहाँ पर मैंने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं लिखी, तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2022 के अंदर हमने ये कहा है कि हमारा इकोनॉमिक सिक्योरिटी के अंदर है। आप यहाँ पे वो डायग्राम बना सकते हैं जो मैंने पहले बताया है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऊपर लिखें, ठीक है, नीचे यूँ लेके जाएं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, और नीचे लेके जाएं ह्यूमन सिक्योरिटी, और ये फीडबैक इंस्टू ये पूरा आपके पॉलिटिकल उसके अंदर बना हुआ है। मैंने इकोनॉमिक जो लेक्चर दिया है आपका नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का, उसके अंदर ये मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। अदरवाइज़ ये पूरा आपका जो रिपोर्ट है ना नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की, उसके अंदर भी ये डायग्राम बनी हुई है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ मैंने बताया कि हमें एक नेशनल सिक्योरिटी कंसीडर कर लेना चाहिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी को, सो दैट नो अदर गवर्नमेंट चेंज होती रहे, भले गवर्नमेंट चेंज होती रहे लेकिन साथ में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चेंज ना, इकोनॉमी को एज अ टूल, पॉलिटिकल टूल ना यूज़ किया जाए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इकोनॉमी मस्ट नॉट बी यूज एज अ पॉलिटिकल। सिर्फ वन पार्टी आती है तो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को चेंज कर देती है, उसके ऊपर पॉलिटिक्स करती है, नेवर बी ट्रोल्ड इन पाकिस्तान, नहीं होना चाहिए। तो ये वाली बात कर दें। तीसरे नंबर पर आप बताएं टेक्नोक्रेट्स एंड इकोनॉमिस्ट बी टू बी स्पेसिफाइड इन डिवाइजिंग इकोनॉमिक पॉलिसी। हाँ, ये फिलीपींस का मॉडल यहाँ मैंने बताया है कैसे करना है कि इकोनॉमिक पॉलिसी उन्होंने लगाई, उन्होंने टेक्नोक्रेट्स को हायर कर दिया फिलीपींस इन, नो पॉलिटिकल इंटरवेंशन, कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होगी, हार्श मेजर लिए उन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से वो फिर आगे प्रोग्रेस की उन्होंने। कंट्री नेशन वाज इन ऑन पेज, सिंगल पेज होना चाहिए, वन नेशन, ठीक है, सिंगल पेज पे हों सारे, पार्टी वाला कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहे, पोलराइजेशन को ख़त्म करें, ठीक है। एक टेक्नोक्रेट्स को तभी लगा सकते हैं ना जब लोग साथ खड़े होंगे, ऐसे थोड़ी फास्ट मेजर लिए जा सकते हैं। तो ये एक पॉलिसी बताई, इसको मेजर बताया। फिर बताया पॉलिटिक्स ऑफ रिकन्सिलिएशन शुड बी फॉलोड एंड अबेंडनमेंट ऑफ द हेट स्पीच एंड पोलराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी नीड टू टैकल और डेडलॉक दीज पार्लियामेंट का जो डेडलॉक हुआ है ना, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। मलिया लोधी का यहाँ पे उसने आर्टिकल में जिक्र किया था, पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन चल रही है, हेट स्पीच स्कैंडलाइजिंग चल रही है, पूरी मलिया लोधी की इसके सेपरेट आर्टिकल्स हैं इसके ऊपर, कि वी आर इंटेंगलिंग इन अ डेडली केओस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड पोलराइजेशन, ठीक है। ये जो पूरी उन्होंने बात की है ना कि किस तरीके से हम एक मिस इन्फॉर्मेशन के सर्कल के अंदर जाते जा रहे हैं, पॉलिटिक्स ऑफ हेट बढ़ रही है, पॉलिटिक्स ऑफ स्कैंडलाइजिंग हो रही है, एक दूसरे को आप ब्लेम गेम चल रही है, बिल्कुल एक केओस की तरफ और डेडलॉक की तरफ जाते जा रहे हैं। तो इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये वाली मेजर मैंने इसके अंदर बताया कि पॉलिसी ऑफ रिकन्सिलिएशन फॉलो करने की ज़रूरत है और हेट स्पीच और पोलराइजेशन ख़त्म करने की ज़रूरत है। यहाँ मैंने एक बुक का रेफ़र किया, ऑब्वियसली आपको बुक के रेफरेंसेज आने चाहिए, आपकी बुक रीडिंग होनी चाहिए, जिस वजह से आपको ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। नहीं तो इतना मसला नहीं है, आपका आर्गूमेंट रेलेवेंट हो तो भी ठीक है, दो तीन ज़्यादा, इतनी ज़्यादा मैंने जितनी चीज़ें ऐड करता हूँ ये तो आप लोग के लिए करता हूँ कि यार चलो आप ये एक्स्ट्रा चीज़ें जगह पे यूज़ कर सकते हैं ये नॉलेज को। तो मैंने यहाँ लिखा है कनेक्शन सिस्टम की बेसिकली इसमें बात की गई थी, ऑपोजिट ऑफ हेट एक बुक का नाम है, ठीक है। उसके अंदर ये बात हुई है कि कनेक्शन सिस्टम्स को हमें बनाना चाहिए और ये पॉलिसी ऑफ हेट को ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। कनेक्शन सिस्टम का बेसिकली उसने जिक्र किया है इसके अंदर। पॉलिसीज़ ऑफ कनेक्टिविटी और रेडिकल एलिमेंट्स को बैन करने की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशनलिज्म की ज़रूरत है कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हो जो कि वन पेज के ऊपर हो, ठीक है। पार्लियामेंट शुड बी मेड फंक्शन, पार्लियामेंट फंक्शन होनी चाहिए और पार्लियामेंट्री फॉर्म पार्लियामेंट डोमिनेट करनी चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पूरे मेजर्स हैं, बेसिकली आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, बहुत सारे मेजर बना सकते हैं, 10-12 बना सकते हैं। ये तो मैंने सारी चीज़ें एक ही बात में लिख दी। आपका आर्गूमेंट ऐसा हो कि रेलेवेंट ऑथेंटिक को कोई क्वेश्चन ही ना कर सके, यार ये तो एक नॉर्मल बात है, कोई रेलेवेंट एग्जाम्पल के साथ, आर्गूमेंट्स के साथ आप पूरी बात को करें। एक देखें, मैं एक बात के अंदर 3 बातें एक्स्ट्रा बताता हूँ, 3 उसके आर्गूमेंट्स देता हूँ, पीछे भी मैंने पूरी बात के अंदर 2 आर्गूमेंट्स दिए। तो इस तरीके से ये तरीकाकार होना चाहिए आपका क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन को सॉल्व करने का कहानी ये है कि जब मैं ये क्वेश्चन उठाता हूँ तो मैं कोई नोट सामने नहीं रखता, ओवरऑल उसको देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ और ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उस क्वेश्चन की आउटलाइन बनाता हूँ। बेसिकली आउटलाइन बनी हुई है, क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी आउटलाइन है, आपने इसको पूरा लिखेंगे तो ये पता नहीं कितने पेजेस का चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नीड फॉर द नेशनल कोहेजन एंड इंटीग्रिटी ओवर द इशू ऑफ एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म। एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म को टैकल करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से एक बहुत हमारी पॉलिटिकल डिवाइड हुई हुई है, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का इशू बना हुआ है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, हमें ज़रूरत है वो जैसे पैगाम पाकिस्तान 2018 के अंदर हमने आइडेंटिटी का बोला था ना, आइडेंटिटी
यहाँ पे हम जायशा जलाल वही जैसे जिक्र करेंगे, आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है पाकिस्तान, यूनिटी इन डाइवर्सिटी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर हाईलाइट किया गया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट, कि हमारी जो रेस है ना, रेस कास्ट और इन सारों को साथ लेके अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ वन अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान, अम्ब्रेला ऑफ नेशनलिज्म पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तानी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तानी हमें आना चाहिए, ठीक है। टीटीपी टॉक्स को हैंडल करें पार्लियामेंट के थ्रू, उनको डेडलॉक क्रिएट ना हो, पॉलिटिकल ओपिनियंस होना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन को इसमें लेके आए, ठीक है। डेडलॉक, रिलीजन कार्ड को अवॉइड किया जाए, रिलीजन कार्ड ना यूज़ किया जाए जो कि हमारी पार्टीज़ यूज़ करती हैं। तो ये सारी बातें ओवरऑल, एक भी बात आप लिखें ना तो आपको पैराग्राफ बन जाता है पूरा सपोर्ट करने के लिए। मैंने यहाँ पे एक बात, दो बात, 3, 4, 5, 6 बातें बताई हैं, अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं। ये अलग अलग आर्गुमेंट्स क्या आप 3 एक आर्गुमेंट में कर दें, 3 एक नए हेडर में बना दें, तो इट्स अप टू यू। लेकिन यहाँ मैंने खैर इसको एक बहुत सारी नॉलेज को एक जगह पे डाला हुआ है। इसी तरीके से टीटीपी टॉक्स को मैंने बता दिया, बलोच सेपरेटिस्ट के इश्यूज़ को पार्लियामेंट के थ्रू रिजॉल्व करें, ठीक है। शहबाज शरीफ ने बोला है कि हम उनको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन देंगे, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस उनकी आई है तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत है हमें। तो ये सारे मेजर्स लेंगे तो जाके हमारे ये नेशनल कोहेजन वाला इशू रिजॉल्व होगा, ठीक है। इसी तरीके से बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन ग्रेट पावर्स नॉट टू बिकम जियोपॉलिटिकल फुटबॉल, जियोपॉलिटिकल फुटबॉल बनने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बिलावल भुट्टो ने हमने बोला है, वी विल नॉट बिकम जियोपॉलिटिकल फुटबॉल इन द ग्रेट गेम ऑफ बिग पावर। सही है, चाइना एंड यूएस बैलेंसर रोल प्ले करें, जैसे कि हमने 1972 में हेनरी किसिंजर वाला पूरा वाकया किया था, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट प्ले एंटी अमेरिकनिज्म का कार्ड यूज़ ना करें, अमेरिका का कार्ड यूज़ ना करें, ठीक है। नॉम चॉम्स्की ने बेसिकली बात की थी कि पाकिस्तान पब्लिक इज़ एंटी अमेरिका, सपोर्ट तालिबान नॉट यूएस। तो ये उन्होंने अपनी बुक में कहा था मेकिंग द फ्यूचर के अंदर, ठीक है। आई हैव रेड दिस बुक मेकिंग द फ्यूचर, वहाँ पे ये आर्गूमेंट था, तो मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया उसको कि पाकिस्तानी पब्लिक बेसिकली एंटी अमेरिका है। तो जो पॉलिटिकल लीडर्स अब एंटी अमेरिका का कार्ड यूज़ करते हैं ना, तो वो फिर अपनी पॉपुलिस्ट लीडर्स बन जाते हैं और वो फिर ग्रो करते हैं इस तरीके से, और फिर वही पॉलराइजेशन होती है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे, ऑब्वियसली हमारी इकॉनमी ख़राब होगी। तो ये वाला आर्गूमेंट है कि हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ब्लॉक पॉलिटिक्स को ख़त्म करना है, ब्लॉक पॉलिटिक्स का हम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। पहले भी मैं पूरी बात बता चुका हूँ। तो आर्गूमेंट्स यही हैं, बहुत सारे आर्गूमेंट्स बताए हैं मैंने यहाँ पर, हो तेरी। अच्छा चलें, यहाँ पर हमने ये कर लिए, 7-6 बातें ये हो गई। आगे हम बताएंगे स्टेप्स टू मटेरियलाइज जियो इकोनॉमिक विजन को मटेरियलाइज करने के लिए हमें स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। उसके अंदर सीआर के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत है, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारों के साथ करनी है, ईरान के साथ, चाइना, रशिया। यहाँ पे एससीओ मीटिंग के अंदर हम जिक्र करेंगे कि ईरान के साथ मीटिंग हुई, चाइना के साथ हुई, रशिया ने हमें ऑफर की गैस की, चाइना ने ऑफर की। चाइना ने क्या ऑफर किया, चाइना तो वैसे ही कह रहा है हर चीज़ के अंदर कोलैबोरेशन। अभी रिसेंट विजिट था शहबाज शरीफ का, उसके अंदर चाइना ने वो जो रेलवे लाइन है हमारी उसकी एक्सेप्ट किया, ईरान के साथ पाइपलाइन की डील चल रही है वो हो चुकी है, रशियन ऑयल एंड गैस पाइपलाइन की डील हमारी हो चुकी है, वो कर चुके हैं रशिया की चीप गैस से, उसने हमें ऑफर की। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इसी तरीके से आएगी जब हम जियो इकोनॉमिक के विजन को लेकर चलेंगे, जो कि हमारे NSP 2022 के अंदर लिखा हुआ है और हमारे सारे पिछली पूरी गवर्नमेंट इसको एडवोकेट करती रही हो। इकोनॉमिक सही है, आप यहाँ पर ये वाली बात करेंगे। इसके बाद आ जाता है प्रोपेंसिटी टूवर्ड्स चाइना एंड रैम्प अप। CPEC को हमें फास्ट करने की ज़रूरत है, CPEC की प्रोग्रेस स्लो हो गई थी, ठीक है, हमें उसको एक्सपीडाइट करने की ज़रूरत है। एक्सपीडाइट से ये गवादर के प्रोजेक्ट को बढ़ाएं, रेलवे प्रोजेक्ट्स को, अभी ये वो जो रेलवे ML1 है इसको जाके रेज्यूम किया है शहबाज शरीफ ने, तो ये लेके फ्लेट की फ्लड्स दी उन्होंने, UN के अंदर उन्होंने सपोर्ट दिया। अभी रिसेंट कश्मीर का इशू जो था FATF के अंदर उन्होंने हमें सपोर्ट दी है चाइना के अंदर। तो चाइना के साथ हमें कल्चरल एक्सचेंजेस कर रहे हैं, जैसे हमें कॉन्फ्यूशियस स्कूल है वहाँ पे, कॉन्फ्यूशियस स्कूल के अंदर अटैक हुआ था, KU वाला, ठीक है, KU यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर अटैक हुआ था। तो हमें वी नीड टू प्रोवाइड देम सिक्योरिटी, वाइब्रेंट सिक्योरिटी टू दी Chinese वाइब्रेंट सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू ओवरकम द ट्रस्ट डेफिसिट। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए ये सारे प्रोसेस हम कर सकते हैं। इस तरीके से हम इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी अचीव करेंगे चाइना के साथ कोलैबोरेशन करके, और अल्टीमेटली इकोनॉमिक सिक्योरिटी की वजह से हमारी पॉलिटिकल सिक्योरिटी आएगी। इसके बाद पॉलिसी ऑफ रीजनलिज्म फॉर जियो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी को लेके चलें। कनेक्टिविटी, इंडिया के साथ कनेक्टिविटी बनाएं, जो कि हमारे नवाज शरीफ ने बोला। ट्रेड, वेजिटेबल्स आ रही हैं अफगानिस्तान से भी, टमाटर वगैरह आ रहे हैं, वेजिटेबल्स आ रहे हैं सस्ते चीप रेट में। ऑयल, हमने कोल इंपोर्ट किया अफगानिस्तान से, टमाटोज़ की हैं, तो ये सारी चीज़ें बताएंगे। रिकन्सिलेशन विद इंडिया के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, सही है। तो ये सारी चीज़ें आपने इस तरीके से पॉलिसी मेजर्स बताने, और पॉलिसी मेजर बताने का मकसद ये होता है कि आप प्रॉपर तरीके से उनको एक गाइडलाइन दें, बताएं कि क्या करने की ज़रूरत है। ये बातें नहीं करें कि भाई हाँ हमें ज़रूरत है जियो इकोनॉमिक्स को परस्यू करने के लिए, भाई क्या
मतलब अब इसके आगे क्या करें, तो बताओ किस तरीके से करें। ईरान के साथ पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स के को लेके चले उन्होंने, ईरान ने अपनी साइड की डील पूरी, न्यूक्लियर पाइपलाइन पूरी कर ली है, आपको उसके साथ इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है। अफगान पीस प्रोसेस, पीस और सीपैक की इंटीग्रेशन में अफगान को इंटीग्रेट किया जाए, और इस तरीके से हम पॉलिसी ऑफ रीजनलिज्म की तरफ लेके जा सकते हैं ये सारे मेजर्स लेके। तो ये सारे अलग अलग सेपरेट आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर बताएंगे वाइब्रेंट एंड बैलेंसर रोल ऑफ द मीडिया इज़ इंडिस्पेंसिबल। यहाँ मैंने मीडिया का रोल जिक्र कर दिया है कि किसके अंदर, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के अंदर मीडिया का बहुत जाहिर अहम किरदार है। मीडिया क्या करता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखाने ज़रूरी है। वो क्या करते हैं, एक साइड लिया हुआ है, जैसे कि हमें आपको पता है ARY ने PTI को सपोर्ट करना शुरू किया हुआ है, आपके जियो हो गया, दूसरे हो गए, वो आप बिल्कुल PMLN के साथ हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि मतलब साइड्स नहीं लेनी चाहिए इसमें, यहाँ पे ब्लॉक नहीं बनने चाहिए, यहाँ पे एक ट्रू इमेज लेके जानी चाहिए और अहम इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस करना चाहिए। इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर तो अभी रिसेंटली बात करनी शुरू किया, वरना तो ये कब बात करते थे। इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर करें, वाटर के ऊपर करें, वाटर की क्राइसिस एक बिल्कुल आया हुआ हमारे से, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बात करें। कितने सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे इशू करने के लिए। एग्रीकल्चर के ऊपर बात की जाए, इंडस्ट्री के ऊपर बात की जाए, एकेडमिया के ऊपर बात की जाए, लिंकेज के ऊपर बात की जाए इनके, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, अकाउंटेबिलिटी की बात करें, यहाँ सिर्फ ये हेट स्पीच और पोलराइजेशन का काम चल रहा है। पेमरा एक्ट इसमें आप आर्ग्यूमेंट में डाल सकते हैं। यहाँ ये बताएंगे कि मीडिया बेसिकली पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट करने के लिए एक अहम किरदार अदा कर सकता है, जो कि उसे करना चाहिए, क्योंकि हम पॉलिसी मेजर बता रहे हैं। तो हम यूँ बताएंगे पूरा आर्ग्यूमेंट बिल्ड करके। फिर आगे बताया कि इंडस्ट्री एकेडमी एंड पॉलिटिक्स एकेडमी इंटीग्रेशन। अब ये पूरा आर्ग्यूमेंट है बेसिकली, इसके ऊपर मैंने आर्टिकल वगैरह पढ़े हैं। इसमें ये होता है कि इंडस्ट्री एकेडमिया, जो एकेडमिया का नॉलेज है ना, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दिस नॉलेज इनटू द प्रैग्मेटिक अप्रोच इनटू द इंडस्ट्री। सही है, इंडस्ट्री के अंदर उस नॉलेज को यूज़ किया जाए जो कि एकेडमिया के अंदर हम पढ़ रहे हैं। और पॉलिटिक्स एकेडमिया का भी इंटीग्रेशन होना चाहिए, कि जो कि हम एकेडमिया के अंदर पढ़ते हैं ना, सारे पॉलिटिकल फिलोसफी और दिस दैट, उसको हम इंटीग्रेट करें पॉलिटिक्स के साथ इन ऑर्डर टू अचीव। ये होगा हमारा इकोनॉमी को अचीव करने के लिए, ठीक है, ये अचीव होगा हमारा पॉलिटिक्स के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो बहुत ज़बरदस्त रेलेवेंट आर्गूमेंट है। दिस मस्ट बी एट द टॉप होना चाहिए, ताकि पता चले। एग्जाम्पल आप यहाँ डालेंगे कैसे सेकुलर इंडिया की और US की, कि कैसे उन्होंने इंटीग्रेशन की। इसके अंदर लिबरलिज्म का इनका पूरा कॉन्सेप्ट आएगा 1990s वाला, 91 के बाद लिबरलिज्म। US के अंदर आप देख लें किस तरीके से एडवांसमेंट चल रही है। US का जो गवर्नमेंट फंडिंग होती है, टेस्ला को, माइक्रोसॉफ्ट को, इन सबको गवर्नमेंट आपको एडवांटेज देती है, इनको पॉलिसी देती है, इनको सब्सिडीज़ देती है, ना कि ये इधर उधर की सब्सिडीज़, लोकल शुगर और ये वो माफिया, उसको बल्कि स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। एकेडमिया को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है विद द लिंकेज ऑफ द एकेडमिया और इंडस्ट्री का लिंकेज बना के। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे के इस पूरे आर्गूमेंट को एक्सपैंड करेंगे। सही है, पॉलिसी ये मैंने कहा है कि इस सारे तरीके से आप इस सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएंगे, ये बहुत रेलेवेंट है। यहाँ पे आप वियतनाम मॉडल डाल दें, वियतनाम मॉडल ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी। उसने 3 बेसिकली स्टेप्स किए थे। उसने रिफॉर्म्स लेके आया था, डोमेस्टिक रिफॉर्म्स लेके आए थे, उसके लिए पॉलिसी दी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिबरलिज्म किया था, पॉलिसीज़ ली थी ऑफ लिबरलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन, ओपन मार्केट की उन्होंने, इन्वेस्टर्स को दावत दी, ह्यूमन डेवलपमेंट। अच्छा, इधर इन्होंने स्किल्स पे काम किया, ट्रेनिंग की, स्किल प्लस कैपेसिटी बिल्डिंग इन्होंने की। ये 3 स्ट्रेटजी, 3 स्टेप्स की वियतनाम की मॉडल है लिबरलाइजेशन एंड पॉलिसी सस्टेनेबिलिटी की। तो इस तरीके से अपना वियतनाम ने स्ट्रगल, वियतनाम एक्सेल किया। वियतनाम की फास्टेस्ट ग्रोइंग IMF की रिपोर्ट के हिसाब से जो वियतनाम है ना, वो फास्टेस्ट इनकी 2022 के अंदर और 21 के अंदर इकॉनमी रही है। 2021-22 की जो इकॉनमी है ना, कोविड के टाइम की, वो सबसे ज़्यादा रैपिड ग्रो की है वियतनाम की इकॉनमी। तो ये एक आप इसमें मेजर डाल सकते हैं। और इसी तरीके से ये इंडस्ट्री एकेडमिया का मैंने बता दिया, ये आपने सारे आर्ग्यूमेंट्स देख लिए हैं। ये एक आर्ग्यूमेंट्स हैं बहुत रेलेवेंट, आपको तेज़ इसमें हेडिंग्स डाल के ओवरऑल 20 नंबर का सवाल पूरा करना था। वह खैर ये 20 नंबर का नहीं, इसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट, आप इसके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ये है आज का सवाल, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्योंकि बहुत रेलेवेंट है ये, बल्कि आया हुआ KP PMS के अंदर पेपर में आया है। यू कैन व्यू दिस फ्रॉम देयर।